Hello friends, welcome to Bankers platform. We have come up again with our memory recall questions. These questions have come in various banking exams and these questions have a chance to be repeated. And so let's start with our session of memory recall questions. Before starting, please write 1 to 15 counting on your notebook and give the answers of the questions yourself and check your preparation level and share your scores in the comment section. And I will advise, please also make notes of these important memory recall questions for your future reference. So let's start our session with our first question. Our first question is, in CGTMSC, if there is delay in the sharing the amount received in recovery in NPA account, what is the interest rate payable by the bank to CGTMSC? अगर बैंक ने कुछ रिकवरी की है एनपीए अकाउंट में तो सीजीटीएमएससी के साथ बैंक को वो अमाउंट शेयर करना होता है और अगर वो शेयर जो है डिले होता है तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक को वो अमाउंट पे करते समय. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज bank rate plus 1%, bank rate plus 2%, bank rate plus 3%, bank rate plus 4%. So let's see what is our correct answer. And the correct answer is bank rate plus 4%. तो बैंक्स को जो है अगर कोई डिले होती है इन रिकवरी के अमाउंट को पे करने में तो बैंक को बैंक रेट प्लस 4% का पेनल्टी, यू कैन से इट इज ए पेनल्टी बिकॉज दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट रेट, वो पे करना होगा. Let's see our next question. Question number 2. Under priority sector, up to what amount banks have not to take processing charges? Priority sector के अंदर कितने रुपए तक के लोन में बैंक्स को प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेने हैं? So our options are 10,000, 20,000, 25,000, 50,000. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is 25,000. Friends, बिफोर माई आंसर प्लीज गिव योर आंसर. मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रेपरेशन लेवल कितनी हो चुकी है और कितना बाकी है. एंड डू मेक दिस हैबिट कि हर एक क्वेश्चन के आंसर से पहले आप अपना आंसर सोचिए, लिखिए. ओके, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन लोक अदालत व्हाट इज द लिमिट ऑफ द लोन अमाउंट फॉर फाइलिंग केस? अगर हमें लोक अदालत में कोई केस फाइल करना है एनपीए का तो हमें कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो हम लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is 20 लाख. 20 लाख तक की जो लिमिट है वो हम लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं. Let's see our next question. Question number 4. What is the amount that can be remitted abroad by resident individual in a financial year under LRS scheme of RBI? LRS आपको पता होगा फ्रेंड्स. LRS का मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर हम जो है फॉरेन अपने पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी मच फॉर्मेलिटी. ओके, सो हाउ मच अमाउंट वी कैन सेंड इन ए फाइनेंशियल ईयर? कितना हम भेज सकते हैं? अवर ऑप्शंस आर 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर या 5 लाख डॉलर. सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज 2.5 लाख डॉलर. 2.5 लाख डॉलर जो है हम एक फाइनेंशियल ईयर में अंडर एलआरएस स्कीम भेज सकते हैं. लेट्स सी फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. What is the loan amount given by banks for slum clearance per dwelling unit under priority sector? Priority sector में अगर हमें लोन देना है स्लम क्लियरेंस के पर्पज से पर ड्वेलिंग यूनिट हम कितना लोन दे सकते हैं? और हमारे ऑप्शंस हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज 10 लाख. जी हाँ फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए तक हम
जो लोन देंगे स्लम क्लियरेंस के लिए पर ड्वेलिंग यूनिट, वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर होता है. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, how much percent of goods procurement is to be done by public sector enterprises from MSME? जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको एमएसएमई से कितने परसेंट तक गुड्स लेने हैं? अवर ऑप्शंस आर 5%, 10%, 20%, 25%. Let's see what is the correct answer. So friends, correct answer is 25%. 25% तक हमें हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको 25% का जो भी उनका गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो एमएसएमई से ही लेना है. दिस इज अ इनिशिएटिव फॉर द प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एट विच रेट आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? अगर आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देता है उसकी सिक्योरिटीज को परचेज करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो वो किस रेट पर होगी? और ऑप्शंस आर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या एमसीएलआर. सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड करेक्ट आंसर इज रेपो रेट. रेपो रेट पे जो आरबीआई है वो बैंक्स को मनी लेंड करता है. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, if a fraud of rupees 15 crore is detected in a bank and there is also staff involvement, then where bank should file the case? अगर 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाता है बैंक में और उसमें स्टाफ भी इन्वॉल्व है, तो बैंक को कहाँ पे अपना जो केस है फाइल करना होगा? अवर ऑप्शंस आर सीबीआई, सीआईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ सीबीआई, एंड द लास्ट ऑप्शन इज बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई. तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेक्ट आंसर है? लेट्स सी. एंड द करेक्ट आंसर इज एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ सीबीआई. सो अगर 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड है तो बैंक को एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ सीबीआई में अपना केस फाइल करवाना होगा. फ्रेंड्स लेट्स सी, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया. डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंगली जो बैंक्स है वो अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज सम टर्म्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स हैं उसमें फ्रॉड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और लास्ट अभी जो हमारे दिसंबर 2019 में और अभी जैन 2020 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी फ्रॉड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द नंबर्स कि कितने से कितने अमाउंट पे कहाँ पे हमें कंप्लेन को रजिस्टर करना है. तो अब अवर फर्स्ट इज 10,000 रुपीज. 10,000 से लेकर 1 लाख से नीचे, 10,000 से ऊपर और 1 लाख के नीचे अगर अमाउंट है जिसमें फ्रॉड हुआ है तो उस केस में हमें स्टेट पुलिस को अपनी रिपोर्ट देनी है. और इफ कमिटेड बाय बैंक स्टाफ, अगर उसमें बैंक स्टाफ इन्वॉल्व है तो वो हमें स्टेट पुलिस को वो रिपोर्ट लिखवानी है. नेक्स्ट इज अबव 1 लाख एंड अबव बट बिलो 3 करोड़. 1 लाख से 3 करोड़ के बीच में अगर है और उसमें आउटसाइडर भी इन्वॉल्व है और बैंक का स्टाफ भी इन्वॉल्व है तो वो कंप्लेन जो होगी वो हम स्टेट की सीआईडी के डिपार्टमेंट को करेंगे. और सीआईडी में किसे करेंगे? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द स्टेट कंसर्न. और ये जो कंप्लेन है वो कौन लॉन्च करेगा? टू बी लॉन्च बाय द रीजनल हेड ऑफ द बैंक कंसर्न. जो भी बैंक है उसके जो रीजनल हेड होंगे वो इस कंप्लेन को लॉन्च करेंगे. केसेस टू बी रेफर टू सीबीआई. अब हम देखते हैं कि सीबीआई में जो केसेस हैं वो जो केसेस है कहाँ हमें करने हैं. अगर हमारा ₹3 करोड़ एंड अबव एंड अप टू 25 करोड़, 3 करोड़ से 25 करोड़ तक का अगर कोई फ्रॉड है तो उसे हमें सीबीआई को रिपोर्ट करना है. और अगर उसमें स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है तो एंटी करप्शन ब्रांच को, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ सीबीआई where staff involvement is prima facie not evident. और अगर उसमें स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो देखेगा.
जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में था कि 15 करोड़ रुपीस का फ्रॉड था, तो उसका आंसर था एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ सीबीआई। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है, इट कैन बी रिपीटेड, सो प्लीज मेमोराइज। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, ताकि ये आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आए। लेट्स सी सम अदर कंडीशंस आल्सो। मोर देन 25 करोड़ एंड अप टू 50 करोड़, अगर यही 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का अगर कोई फ्रॉड है, तो वो सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को हमें रिपोर्ट करना है। और इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मीन्स वेदर स्टाफ इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, वो मैटर नहीं करता है। तो जितने भी होंगे हमारे फ्रॉड के केस 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक, वो हमें सीबीआई के बीएसएफसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने हैं। एंड नेक्स्ट इज मोर देन 50 करोड़, अगर मोर देन 50 करोड़ है तो वो भी सीबीआई में जाएगा। देयर विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर बैंक्स फॉर लॉजमेंट ऑफ सीबीआई कंप्लेंट्स अबाउट बैंक फ्रॉड्स। अंडर दिस अरेंजमेंट हेड ऑफ जोन BS&F Banking Security and Fraud Zone CBI न्यू दिल्ली हैज बीन डेजिग्नेटेड। तो जो न्यू दिल्ली के जो जोन है सीबीआई के, उनके पास जाएगा ये केस जो भी 50 करोड़ से ऊपर के होंगे। ओके सर, सो दिस इज द न्यू रिवीजन विच इज विद इफेक्ट फ्रॉम 31/10/19 को ये आया है। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, what is the insurance premium paid by banks to DICGC? DICGC को कितना प्रीमियम जो है बैंक पे करता है? So our options are 10 पैसा per 100 rupees, 12 पैसा per 100 rupees, 15 पैसा per 100 rupees और 50 पैसा per 100 rupees. So let's see friends, what is the correct answer? एंड करेक्ट आंसर इज 12 पैसा पर 100 रुपीज। ये अभी एक न्यू डेवलपमेंट है, न्यू प्रीमियम रेट है, बिकॉज अर्लियर इट वाज 10 पैसा और अब जो ये है बढ़कर 12 पैसा पर 100 रुपीज हो चुका है। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी पर कस्टमर पर बैंक? ये जो डीआईसीजीसी है वो कितने रुपए का अमाउंट इंश्योर करता है पर कस्टमर पर बैंक? So our options are 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh and 10 lakh. So let's see what is the correct answer. And correct answer is 5 lakh. This is also enhancement in the amount. पहले ये फ्रेंड्स 1 लाख रुपए था और अब ये बढ़कर 5 लाख रुपए हो चुका है। So this question has also a lot of chances that it can be repeated in the upcoming promotion exam. And this question can also be asked in the JIB exam, because JIB exam में भी DICGC से related questions आते हैं। So please make sure कि आप इसे memorize कर लें। Next question, our 11th question. What is the income criteria for MIG-2 under PMAY? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG-2 में कितना इनकम क्राइटेरिया है, कि MIG-2 की कितनी इनकम होनी चाहिए जो हम उसे MIG-2 में कंसीडर करेंगे। Our options are up to 3 lakh, 3 lakh to 6 lakh, 12 lakh to 18 lakh, 18 lakh to 20 lakh. So let's see what is the correct answer. And correct answer is 12 lakh to 18 lakh rupees. 12 लाख से 18 लाख के बीच में जिनकी भी इनकम है वो हमारे MIG-2 कैटेगरी में काउंट होंगे। Let's see our next question, question number 12. What is the maximum amount of loan which can be sanctioned under Stand Up India scheme? Stand Up India scheme में हम कितने तक का maximum loan दे सकते हैं? So our options are 25 lakh, 50 lakh, 100 lakh, 200 lakh. Let's see friends, what is the correct answer? Correct answer is 100 lakh. मीन्स 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ हम स्टैंड अप इंडिया में लोन सैंक्शन कर सकते हैं। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन SHG विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोग अलाउड होते हैं? अवर ऑप्शंस आर 10, 20, 30, 40। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 20 मेंबर्स। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है 20 मेंबर्स मैक्सिमम होने चाहिए। Minimum it can be 10,
but maximum limit is 20. Let's see our 14th question. Before our 14th question, I hope friend कि आप अपने जो भी आंसर्स हैं वो दे रहे होंगे और आपने अपने नोटबुक पे 1 से 15 तक काउंटिंग भी लिखी होगी और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपका जो लेवल है वो कितना है। And let's move to our question number 14. What is the maximum amount of loan that can be sanctioned to MSC providing services? अगर कोई MSC है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है जो सर्विसेज में है, उसे हम मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं? 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख? Our last option is no limit as per requirement and eligibility. So let's see what is the correct answer. Correct answer is no limit. एज पर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी, जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी उस सर्विस प्रोवाइडर की, उसके हिसाब से हम उसे लोन दे सकते हैं। लेट्स सी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15. What is the percentage of TDS to be deducted on cash withdrawal on more than 1 crore rupees in a financial year? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल होता है तो उस पर कितना TDS लगेगा? और अपने हमारे ऑप्शंस हैं 1%, 2%, 5% एंड 10%. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज 2%. सो फ्रेंड्स, ये हमारे 15 क्वेश्चंस का सेट था जो मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे और जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है उससे आप एक बार गो थ्रू कर लें ताकि आपकी जो है वो रिवीजन हो जाए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड शेयर अवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट जो भी हमारे नए वीडियोस आएंगे, जो भी हमारे नए टॉपिक्स होंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड यू विल बी एबल टू सी द all the new upcoming videos. And please share our channel with your friends and colleagues so that they can also get benefited from our channel. Thank you friends, thanks for watching, have a nice day.